नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय आधुनिक इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और ये टॉपिक मैं डिटेल में भी करवा चुकी हूं आपको। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप रीड की प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो जो है पहले वाली देख सकते हैं। और आज के अंतर्गत आज जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें 72 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो लेने जा रहे हैं। ये हम जो है इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास में आज का हमारा दूसरा चैप्टर है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। और तीसरा चैप्टर होगा 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। उसके अंतर्गत 98 क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए और साथ ही अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? देखिए, जब अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय जो बिहार था वो अफीम की खेती के लिए, अफीम के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? कि भारत का भाई आर्थिक दोहन हो रहा है, इसका विचार जो सबसे पहले प्रतिपादित किया है वो किया है दादा भाई नौरोजी ने। और किस समय? अंग्रेजी शासन के दौरान। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे जो प्रशासनिक पद थे उन पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। देखिए, हर जो है इंग्लैंड से हर व्यक्ति को तो लाया नहीं जा सकता था हर छोटे प्रशासनिक पद के लिए, तो उसके लिए इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया जाए, अंग्रेजी का प्रसार किया जाए, ताकि जो प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्ति करनी है वो शिक्षित भारतीयों की कर दी जाए, ताकि यहाँ के जो भारतीय हैं वो भी खुश हो जाएंगे और हमारा कार्य भी बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो जो स्थायी बंदोबस्त था उसके तहत जमींदार जो है पूरा लगान जो है वो देता था 89%। तो कितना देना होता था पूरे लगान का? 89% राज्य को देना होता था, बाकी का परसेंटेज वो रखता था। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्टिन बर्ड जो है वो पूरे उत्तरी भारत का भूमिकर का जो है प्रवर्तक था। नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इल्बर्ट बिल का क्या उद्देश्य था? जहां तक अदालतों की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय और यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोका जाए। तो ये एक अच्छा कार्य था इल्बर्ट बिल का, लेकिन इसका क्या किया गया था? इसका भी अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो भारी उद्योग थे उनका अभाव था। छोटे लघु उद्योग तो चल रहे थे, कुटीर उद्योग चल रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार के उद्योग का जो है या फैक्ट्रियां जो लगाने का कार्य था वो नहीं किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड का जो डिस्पैच है, घोषणा पत्र जो है वो 1854 में आया था और ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सिद्धांत का अर्थ यह था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर शिक्षा का प्रभाव
जनसाधारण तक पहुंचे। ये जो सिद्धांत था ये था अधोमुखी निस्यंदन निस्यंदन सिद्धांत। निस्यंदन सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स गार्ड को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जो कि पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने का पहला कॉलेज था, जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। इसकी स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर ने की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी, विलियम वार्ड ने श्रीरामपुर को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण इन्हें जो है श्रीरामपुर त्रय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो श्रीरामपुर है या श्रीरामपुर है, ये कहां पर स्थित है? ये बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहां स्थापित की गई थी? रिश्रा में की गई थी। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित की गई थी बंगाल के रिशिरा में। पहले आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी बिहार में। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा जो लिया गया कर था वो भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। ये कथन किसका है? ये कथन है आर.सी. दत्त का। चाहे मुगल आए हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत के राजा आए, चाहे हिंदू राजा हैं, उन्होंने इतना कर नहीं लगाया था जितना अंग्रेजों ने लगाया, और उसके बाद जो कर था वो सारा कहां चला जाता था? इंग्लैंड चला जाता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो देखिए, ये प्रस्ताव जो है वो कराची अधिवेशन 1931 में पारित किए गए, मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल कहां पड़ा था? देखिए, 20वीं सदी का जो पूर्वार्ध का भीषणतम अकाल था वो बंगाल में पड़ा था 1942-43 में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब प्रारंभ किया गया? 1925 में। भारत में पहली रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। दादा भाई नौरोजी द्वारा उनकी कृति आएगा यहां पर, उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रस्तुत किए गए अपवहन सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी शब्द को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समुचित रूप से परिभाषित करता है? कि भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति है या कुल वार्षिक उत्पाद है उसका एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई महत्वपूर्ण प्रतिफल नहीं मिलता था। तो ये काफी बड़ी बात ड्रेन थ्योरी में कही थी किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बंबई में। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था।
नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, ये रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, द्वैध शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लीजिए। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? बंबई और ठाणे के बीच में। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं 72। समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने प्रतिशत भाग पर थी? समस्त जो अंग्रेजी भारत था उसकी 51% भूमि पर। भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारत में अनौद्योगिकरण या प्राकु औद्योगिकरण की अवधि कौन सी थी? सन 1800 से 1850। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की थी? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई है। यह कथन था विलियम बेंटिक का। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी? कार्ल मार्क्स ने। बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात की रेलों से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। ये किसने कहा? ये कहा बुकानन ने। 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना सीमित बनाई गई उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? सन 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? सन 1913 में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1820 में। अठारहवीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में।
सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। नेक्स्ट है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का जो व्यापार था वो केवल कंपनी के लिए सुरक्षित था? चाय का व्यापार। अकालों को रोकने और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? 1883 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? धन के निकास को। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। क्या कथन था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जो हैं वो प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? सन 1916 में। पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1907 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ब्रिटिश काल में भारत में किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था को। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी में। आधुनिक शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का माध्यम को लेकर उठे प्राच्य आंग्ल विवाद का अंत मैकाले के प्रपत्र से हुआ। इसके अनुसार किस भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया? अंग्रेजी भाषा को। नेक्स्ट है, भारतीय दस्तकारी उद्योग के पतन के कारण थे उपयुक्त सभी। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? 1850 ईस्वी में। हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीजों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़कर गिरा देती है। यह उक्ति किसकी है? जॉन सुलिवान की। बहुत
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। यह कथन किसका है? कार्ल मार्क्स का। कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? दादा भाई नौरोजी। उन्नीस 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? मुक्त व्यापार नीति। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, सीआईपी ने। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा। अगला चैप्टर देखेंगे 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा। आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए जो आपका एनसीईआरटी का सार है वो चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्राचीन काल हम कर चुके हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ चुके हैं और आधुनिक भारत हमारा एनसीईआरटी सार के अंतर्गत चल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।